हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे यूनिट्स के मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपसे डिस्कस करूँगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल में अगर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे प्लांट बायोडाइवर्सिटी एमएससी थर्ड सेमेस्टर वालों का, उसमें से आपका जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसमें जो होता है वो होता है ओरिजिन ऑफ प्लांट का जो है आपका वेविलॉव वाला, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। और जो आपका दूसरा है प्लांट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है पूरा डिटेल में, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स एंड एरोमेटिक वाला भी हमारे उस चैनल में है, उससे आप मेडिसिनल प्लांट्स और एरोमेटिक वाला भी कवर कर सकते हैं। अब जो है ये इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगी, एक ही वीडियो पे सब कुछ आपको हो जाए, ज़्यादा टाइम भी ना लगे क्योंकि सबका एग्ज़ाम अभी ही 28 को है। तो इसमें हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब जैसे वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स के बारे में अगर बात करूं तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे डिस्कस द मेन ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स इन इंडिया, क्लासीफाई द ऑयल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्राइंग प्रॉपर्टीज़। क्लासिफिकेशन मांग रहा है ऑयल्स का, इसमें आप वन और क्या कहते हैं व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होती है, और वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, ये 4 मार्क्स पे पूछा जा सकता है। और इस तरह का क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से बन के 21 मार्क्स पे आ सकता है। तो उसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि कैसे उसका ऑयल का प्रॉपरली कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर उसका क्लासिफिकेशन बना सकते हैं कैसे करते हैं। द सीड कोट आर रिमूव्ड, द मटेरियल इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ फाइन मील। सीड कोट को पहले रिमूव कर दिया जाता है और फिर मटेरियल को फाइन मील पे बदल दिया जाता है। तो ऑयल्स में बी रिमूव्ड बाय द सॉल्वेंट और बाय द हाइड्रोलिक प्रेशर। जो ऑयल होता है फिर उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया जाता है तो उससे ऑयल जो होता है वो निकल के आ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजनेशन हाइड्रोलिक प्रेशर के मेथड से हम लोग उसको ऑयल को निकाल लेते हैं, एडिबल ऑयल को। और जो रेसिड्यू और केक होता है वो प्रोटीन में बहुत रिच होता है तो वो कैटल फीड की तरह यूज़ किया जाता है। द प्रेशर कॉजेज द सेल वॉल्स टू ब्रेक एंड द फैटी ऑयल्स एस्केप। दीज ऑयल्स आर फिल्टर्ड एंड प्यूरिफाइड। द रिफाइंड ऑयल इज़ यूज फॉर द फूड पर्पस एंड लोअर द ग्रेन आर यूज इन द इंडस्ट्रीज। और जो ग्रेन बचता है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और वो जो ऑयल होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं उसको अपने फूड पर्पस के लिए, ठीक है। अब जैसे आपका ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स आपको करना है तो क्लासीफाई कर दीजिए। इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में क्लासीफाई करना पड़ेगा। नॉन ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल एंड ड्राइंग ऑयल्स होते हैं। 3 टाइप्स के ऑयल्स होते हैं, इन सब का इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। क्या होता है नॉन ड्राइंग किसे कहते हैं, सेमी ड्राइंग किसे कहते हैं, ड्राइंग किसे कहते हैं। जो नॉन ड्राइंग्स होते हैं वो हमेशा लिक्विड रहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में एंड आर incapable of forming the elastic films even after the long exposure of air, and they do not react with atmospheric oxygen। से ये ऑयल्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। नॉन ड्राइंग ऑयल्स नेवर अंडरगो द ऑक्सीडेशन टू फॉर्म अ फिल्म। कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता कोई फिल्म बनाने के लिए, जो ऊपर की जो मतलब जो परत टाइप की जब आ जाती है ऑक्सीजन की उससे, तो वो होते हैं आपका नॉन ड्राइंग ऑयल। नेक्स्ट इसमें कौन कौन से ऑयल्स आते हैं, ग्राउंडनट, पाम ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, रेप एंड आलमंड ऑयल एंड आर द इम्पॉर्टेंट। इसके एग्जाम्पल्स हो गए नॉन ड्राइंग के। सेमी ड्राइंग्स क्या होते हैं, दीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल्स के बीच के इंटरमीडिएट होते हैं एंड आर कैरेक्टरिस्टिक इन हैविंग द लार्ज अमाउंट ऑफ लिनोलेइक एंड सैचुरेटेड एसिड्स बट नो लिनोलेनिक एसिड। ये हमारे सेमी ड्राइंग ऑयल्स होते हैं। अब जैसे इसमें आपका कौन से आते हैं, कॉटन सीड हो गया और सनफ्लावर हो गया, सेम हो गया, कॉर्न हो गया, क्रॉटन हो गया। ड्राइंग में कौन से आते हैं, लिनसीड, ये पूरी तरह से ड्राई होते हैं, रिच होते हैं ग्लिसराइड्स में। ये हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, पर्टिकुलर लिनोलेक एंड लिनोलिक एसिड विद ऑलिक विद फ्यू ऑलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो ये ड्राइंग ऑयल्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें कोकोनट, आप इसको डिटेल करके लिख सकते हो। कोकोनट कोकस न्यूसीफेरा कहलाता है, इसकी फैमिली क्या होती है, पामेसी या
फिर एरिकेसी होती है। कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है? मेनली कल्टीवेटेड इन द केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका पे कल्टीवेट किया जाता है। किस टेम्परेचर पे? इसका जो ऑयल होता है वो पेल येलो कलर का होता है और सॉलिड हो जाता है 74 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। द हस्क ऑफ द nuts are removed and the nuts splits open and dried and the copra is easily removed. This is the ground up and the oil is expressed. The oil cake is sometimes put through the hydraulic pressure and second time and still more oil is removed. The yield is about 65 to 70% इसकी yield रहती है। इसके कुछ यूजेस लिख दीजिए। ऐसे करके आप इसको कोई भी ऑयल्स को लेकर अगर 5 ऑयल्स लिखने को आ जाते हैं तो इसी तरह करके आपको अगले 5 ऑयल्स को भी पूरी डिटेलिंग करनी होगी। उसकी यूजेस क्या क्या, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कहाँ एडिबल हो गया आपका होता है, कहाँ पे उसको कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं और कन्फेक्शनरी और कैंडी बार्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और शैम्पूज़ में, शेविंग क्रीम्स में और अदर प्रिपरेशंस में यूज़ करते हैं। तो ये आप इसमें पूरा लिख सकते हैं। जैसे ये है लिनसीड ऑयल के बारे में बता रहे हैं। ये कैसा है? ड्राइंग ऑयल है। इसका बॉटानिकल नेम क्या है? लाइनम सूसिटैटिसिमम होता है। ठीक, फैमिली लिलिएसी अलसी कहते हैं इसको, हिंदी में अलसी का होता है तेल। तो ये किस में आता है? ड्राइंग ऑयल में आता है। तो इसी तरह से इसका भी पूरा आपको रोल लिखना पड़ेगा। यूजेस कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं इसको, ये सारे उसके यूजेस हो गए। अब जैसे सोयाबीन है, ये भी आपका ड्राइंग ऑयल है, सोयाबीन ऑयल। इसके भी कहाँ पे प्रेजेंट है, नेटिव कहाँ का है? साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है। और ये मैन्युफैक्चर क्या करता है? मैन्युफैक्चर ऑफ द कैंडल्स, वार्निशेस, सोप्स, पेंट एंड इंसेक्टिसाइड से सब कुछ आपका इसमें पाया जाता है। और इसके यूजेस क्या होते हैं? यूजेस में आपका कैटल फीड की तरह भी इंपॉर्टेंट इसमें प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको हम कैटल फीड की तरह भी यूज़ करते हैं सोयाबीन ऑयल। अब जैसे नॉन ड्राइंग ऑयल में देख लीजिए, तो नॉन ड्राइंग में आपका आ जाता है रिसिनस कम्युनिस, इसको हम कहते हैं कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल जो होता है वो इसकी फैमिली होती है यूफेरबिएसी फैमिली का होता है और ये कल्टीवेटेड मेनली आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और उड़ीसा में किया जाता है। और जिसका ऑयल जो होता है वो मेनली हमारा सीड से ऑब्टेन करते हैं। द ऑयल कंटेन 35 to 55% ऑफ थिक कलरलेस और येलो और ग्रीनिश ऑयल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द एक्सप्रेशन और द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से हम उसके ऑयल को ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अरुणा वॉज डेवलप फ्रॉम द अर्लियर स्ट्रेन HC6 थ्रू द इरेडिएशन विथ थर्मल न्यूट्रॉन्स से डेवलप किया गया था। अरुणक वैरायटी है और द वैरायटी मैच्योर्स इन 120 to 140 डेज़ में। इसको जो वैरायटी होती है वो मैच्योर होती है विद द पॉपुलर and become popular with the farmers immediately. Aruna castor not only help to stabilize the yield of the castor but also facilitate the double cropping in the single crop lands in years characterized by the good winter rainfall. MS Swaminathan in 1978। तो आप इसको ऐसे डिटेल करके आप उसको लिख सकते हैं कैस्टर ऑयल के बारे में। जैसे अभी ये कुछ यूजेस हो गए इसके, कैस्टर ऑयल के क्या क्या यूजेस होते हैं, तो बहुत सारे कैस्टर ऑयल के यूजेस होते हैं। ये एक्सीलेंट लुब्रिकेंट होता है, स्पेशली एयरप्लेन इंजन्स में यूज़ किया जाता है। और ये एक ट्रांसपेरेंट सोप में यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल सोप्स में, टाइपराइटर, लिंक्स और परफ्यूम्स में, एरोमेटिक्स, वार्निशेस और पेंट्स में यूज़ करते हैं, लेदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, फूड कंटेनर्स में, गम्स में प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप इसको पूरे बना सकते हैं। जो ऑयल केक होता है वो फर्टिलाइज़र की तरह पेपर प्रिंटिंग में भी यूज़ किया जाता है, और वुड पल्प में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आप इसको ऐसे कवर करके कैस्टर ऑयल का यूजेस आप इसमें लिख सकते हो। आज जैसे लॉन्ग आंसर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन से पूछा गया था हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के बारे में। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स कैसे होता है, तो ये सारा होता है आपका पूरे इसमें आप इंफॉर्मेशन ये सब लिख सकते हो। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में मोस्ट ऑफ द हाउस वाइफ प्रेफर द सॉलिड फैट्स टू लिक्विड ऑयल बाय कुकिंग पर्पसेस। अकॉर्डिंगली मिलियंस ऑफ किलोग्राम्स ऑफ ग्राउंडनट ऑयल जो होता है और द कॉटन सीड ऑयल्स आर चेंज टू द सॉलिड एडिबल फैट ईच ईयर बाय हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द सुटेबल कैटलिस्ट। हाइड्रोजनेशन कन्वर्ट ओनली अ पार्ट ऑफ द ग्लिसराइड ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड्स इनटू दोज ऑफ द सैचुरेटेड एसिड। डिफरेंट स्टेप्स सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड एसिड्स में बदल देता है हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से। आप उसमें ये वाला डायग्राम बना सकते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में कि यहाँ ये वाला डायग्राम आप इस पर बना सकते हो। पहले स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं। फिर सेकंड स्टेप में हम ब्लीचिंग करवाते हैं। थर्ड स्टेप इज डीऑडराइजिंग होता है। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप में हाइड्रोजनेशन और हार्डनिंग ऑफ ऑयल हो जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस का यहीं पे कवर हो जाता है।
जैसे बैम्बू के बारे में पूछा जाए तो इसको द ग्रीन गोल्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसकी जो अब किसको बिलोंग करता है, फैमिली इसकी क्या है, पोएसी है, और ट्राइब इसकी बैम्बूसॉइडी है। तो बैम्बू के बारे में आप लोग इसमें लिख सकते हैं 3 कॉमन बैम्बूज पाए जाते हैं, बैम्बूसा एरिडिनेरिया एंड डेंड्रोकैलामस। 3 बैम्बू होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कवर कर सकते हो। और ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ मानसून रीजन में प्रेजेंट हो, मानसून रीजन ऑफ एशिया में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपका बैम्बू का पूरा इन्फॉर्मेशन है। और कुछ इसके इकोनॉमिक यूजेस होते हैं बैम्बू के, क्या क्या होते हैं, जैसे पीपल इन द साउथ ईस्ट एशिया आर सो डिपेंडेंट ऑन द बैम्बू दैट इट इज़ हार्ड टू इमेजिन द लाइफ देयर विदाउट इट। द बैम्बू स्टेम्स आर यूज्ड इन द हाउस कंस्ट्रक्शन, स्कैफोल्डिंग, लैडर्स एंड फेंसिंग टूल्स, हैंडल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फर्नीचर, कुकिंग वेसल्स, इन सब जगह पे टॉयज, पोल्स। मतलब इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है बैम्बू के कि वहाँ पे इन सब के बिना इनकी लाइफ इम्पॉर्टेंट जो लाइफ है वो चल ही नहीं सकती है। तो बैम्बू बहुत इंपॉर्टेंट है आपका साउथ ईस्ट एशिया साइड पे। और ये फाइबर्स भी प्रोवाइड करते हैं रूप और कॉर्डेज के लिए। स्ट्रिप्स बनती हैं इनके स्टेम से, वॉल्स एंड फ्लोर भी बनते हैं, रूफ्स भी बनते हैं। तो ये बैम्बू का हो गया पूरा आपका मैटर। ये कुछ बैम्बू की वेराइटी हैं। बैम्बूसा टुल्डा, बैम्बूसा टुल्डा जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में, सेंट्रल रीजन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रेजेंट रहता है। जो बैम्बू टुल्डा है वो हमारे मैट्स बनाने के काम आता है। बैम्बूसा वल्गैरिस जो है वो नेटिव ऑफ इंडो चाइना है। जो बैम्बूसा वल्गैरिस है वो इंडो चाइना का नेटिव है, एंड टू द प्रोविंस ऑफ युमान इन साउथ इन द सदर्न चाइना। और ये कहाँ पे ग्रो करता है, मिजोरम और त्रिपुरा में ग्रो करता है। ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। और डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस जो होता है वो मेल बैम्बू होता है, जो कि कैलकटा बैम्बू कहलाता है, एंड सॉलिड बैम्बू कहलाता है। टॉल डल लॉन्ग ग्रीन कलर्ड बैम्बू स्पीशीज विच ग्रो इन द थिकेट्स ऑफ द कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेविली ब्रांच्ड क्लोजली ग्रोइंग कम्स में प्रेजेंट रहते हैं। राउंड अक्रॉस द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में प्रेजेंट पाए जाते हैं। यूज इन मेकिंग द हाउस फ्रेम्स, राफ्टर्स, टेंट पोल्स, कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट, वॉल्स एंड फेंसेस बनाने के काम आते हैं। तो ये हो गया डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस के बारे में। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बैम्बू की स्पीशीज, डेंड्रोकैलामस हैमिल्टोनाई हो गया, और डिनारिया रेसिमोसा हो गया, डिनारिया स्पैथीफ्लोरा हो गया, मेलोकैना बैम्बूसॉइड्स हो गया। तो ये सारे बैम्बू की स्पीशीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से कोई भी 5 स्पीशीज़ लर्न करके रख सकते हो। आप 5 स्पीशीज़ लिख के आ जाना, ठीक है। अब जैसे रेटन्स की बात करें तो रेटन्स क्या होते हैं, रेटन इज़ द नेम फॉर रफली 600 स्पीशीज़ ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड क्लाइंबिंग पाम्स बिलोंगिंग टू द सब फैमिली कैलेमॉइडी। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ द रेटन palm species and the genera are in the closed canopy old growth tropical forest of the southeast Asia through though they are also found in the other parts of the tropical Asia and Africa में भी पाए जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी फैमिली क्या होती है, रेटन्स की कैलेमॉइडी फैमिली की होती है। लगभग 600 स्पीशीज़ होती हैं रेटन्स की। और इनकी बहुत डाइवर्सिटी होती है। पाम स्पीशीज़ होते हैं, पाम की तरह दिखते हैं। मोस्ट रेटन पाम्स आर इकोलॉजिकली कंसिडर्ड लियानास ड्यू टू देयर क्लाइंबिंग हैबिटेट्स अनलाइक ओवर अदर पाम स्पीशीज़। और कुछ रेटन पाम्स को हम लोग लियानास की तरह कंसिडर करते हैं क्योंकि वो क्लाइंबिंग नेचर के होते हैं। अबाउट 20% ऑफ रेटन पाम्स स्पीशीज़ आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एंड ट्रेडिशनली यूज इन साउथ ईस्ट एशिया इन प्रोड्यूसिंग द विकर वर्क, फर्नीचर, बास्केट और वोवन मैट्स, कॉर्डेज एंड अदर हैंडक्राफ्ट्स, कॉर्डेज और वोवन मैट्स बनाने के काम आते हैं। आपके जो रेटन्स होते हैं, रेटन्स केन्स आर द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है। एंड सम स्पीशीज ऑफ रेटन्स ऑल्सो हैव एडिबल फ्रूट एंड हर्ट ऑफ द पाम भी कहलाता है। और रेटन्स हिस्टोरिकली नोन एज द मलाका केन एंड मैनिना केन कहलाता था, हिस्टोरिकली इसको हम कहते हैं। और नेक्स्ट आते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कैसा दिखता है। मोस्ट ऑफ द रेटन पाम्स आर क्लासिफाइड इकोलॉजिकली एज लियानास बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैच्योर rattan palms have a vine-like habitat scrambling over the other vegetation. They are monocots and thus do not exhibit secondary growth, नहीं पाई जाती क्योंकि ये monocots होते हैं। तो ये रेटन का कुछ डिस्क्रिप्शन हो गया। एंड कितनी जेंडर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि देयर आर 13 डिफरेंट जेंडर ऑफ द रेटन्स एंड दे इंक्लूड अराउंड 600 स्पीशीज होती हैं। द लार्जेस्ट रेटन जीनस क्या है, कैलामस, डिस्ट्रीब्यूटेड इन एशिया में डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जैसे इंपॉर्टेंट रेटन्स क्या है, कैलामस डिस्कलर हो गया।
कैलमस बाई कलर, डिसकलर एंड बाई कलर बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो इसकी प्लांट ग्रोथ फॉर्म होती है, इसकी वुडी होती है। और जो कैलमस बाई कलर ऑर्नामेंटल के यूज़ किया जाता है, स्पाइनी होता है, एवरग्रीन क्लाइंबिंग पाम होता है। तो आप इसको देख सकते हो, हाँ इसको पढ़ सकते हो। इसकी जो क्वालिटी होती है वो एक्सीलेंट क्वालिटी का होता है। ये होता है इसमें बेस वर्क ऑफ फिशरिंग और इम्प्लीमेंट्स वगैरह इससे बनाए जाते हैं बाई कलर से। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैलमस की स्पीशीज़ है। कैलमस एक्सिलरिस, कैलमस सर्वेंसिस, कैलमस लैटिफोलियस हो गया। ये कहाँ पाया जाता है, इसका क्या यूजेस हैं, ये सब आप इसमें कवर कर सकते हो। रेटन्स के हो गए, ये सारे आपके रेटन्स के 5 रेटन्स हो गए आपके कंप्लीट। इसको देख लीजिएगा। अब जैसे पेपर मेकिंग की बात करते हैं, रॉ मटेरियल फॉर पेपर मेकिंग करके आपका एक पेपर इंडस्ट्री करके आपका क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि राइट द बोटैनिकल नेम एंड फैमिलीज ऑफ एनी 4 प्लांट्स यूज फॉर पेपर मेकिंग एंड प्रॉब्लम फेसिंग बाय द पेपर इंडस्ट्री इन इंडिया। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। तो आप इसमें रॉ मटेरियल जैसे कल्चरल एंड इंडस्ट्रियल 2 टाइप का होता है। इसमें 2 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। ये प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर होता है, ये पैकिंग एंड रैपिंग पेपर्स एंड बोर्ड पेपर में 40% इसमें आते हैं, 60% इसमें आते हैं। तो इंडियाज कंजप्शन ऑफ द पेपर रोज फ्रॉम द 5.75 लाख टन्स इन 1965 टू 7.73 lakh tons in 1970 and further to a little over 9 lakh tons. Paper production in the 1976 was 8.80 lakh tons and estimated in 1977 production was 9 lakh tons against an installed capacity of the, मतलब इसमें पूरा लिखा गया कि कितनी कैपेसिटी, मतलब कितना ज़्यादा कंजप्शन है इंडिया का पेपर में। और मेनली 3 फैक्टर्स होते हैं, नेमली द डिग्री ऑफ लिटरेसी, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द रोल ऑफ मास मीडिया इन्फ्लुएंस डिमांड ऑफ द पेपर एंड द पेपर बोर्ड्स एंड अकाउंट। मतलब इन सब की वजह से जो हमारी डिमांड है पेपर की वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जैसे हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स जो हैं वो आपके 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाएंगे, वुड सोर्सेज, नॉन वुड फाइबर्स एंड बेस पेपर। वुड रिसोर्स एंड फाइबर में 97% आता है। द पेपर एंड द पल्प इंडस्ट्री ड्रॉ इट्स रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड मोस्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वुड ऑक्यूपाइज अ पोजिशन ऑफ द प्री एमिनेंस एज अ रॉ मटेरियल फॉर पेपर मेकिंग। In 1963, for example, wood alone provided approximately 77% of the total raw material used in manufacture. रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। इसको पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए वही सब इसमें लिखा हुआ है। नॉन वुड फाइबर्स में आ जाएगा आपका जूट हो गया, हेम्प हो गया, कॉटन हो गया एंड डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टिस हो गया, पोएसी फैमिली का होता है, और एगेव अमेरिकाना। ये इंपॉर्टेंट है आपके जो प्लांट्स यूज़ होते हैं पेपर्स इंडस्ट्रीज़ में, हो गया जूट हो गया, हेम्प हो गया, कॉटन हो गया, डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस हो गया और एगेव अमेरिकाना हो गया। इसकी फैमिली हो गई है और ये इसके कॉमन नेम हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड था आपका वेस्ट पेपर था। तो वेस्ट पेपर में जैसे काहे के लिए यूज़ किया जाता है, पैकिंग पेपर, पेपर बोर्ड और कार्डबोर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पेपर इंडस्ट्रीज़ के बारे में हो गया, पेपर मेकिंग के बारे में हो गया, कौन कौन से प्लांट्स पेपर में यूज़ किए जाते हैं वो हमने देखे। अब बात करते हैं रेजिन्स के बारे में। अब जो आप देख सकते हो रेजन्स में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि डिस्क्राइब एनी 2 रेजिन यील्डिंग प्लांट्स ऑफ योर रीजन विद देयर बॉटैनिकल नेम्स। अब जैसे इसमें तो इतना सारा हमने लिख लिया था, तो लेकिन अगर आपको वहाँ पे पूछा जाता है सिर्फ रेजिन यील्डिंग प्लांट, तो आपको प्लांट का नाम लिखना और उसकी फैमिली लिखनी है, बस देन इट्स ओवर, ठीक है। और अगर डिटेल में पूछा जाता है तो आप पूरी उसकी डिटेलिंग करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे कि होता क्या है, किस किस फैमिली में पाया जाता है। तो जैसे दे रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ वेरियस essential oils and are very complex and varied in their chemical composition। ये जो होते हैं रेजिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली एसेंशियल ऑयल्स के जो वो होते हैं आपके केमिकली कंपोजिशन होता है, जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है आपका एसेंशियल ऑयल्स का, वो ही हमारे रेजिन्स कहलाते हैं। रेजिन्स आर फाउंड चीफली इन द प्लांट्स ऑफ द फेनोकेमिक फैमिलीज, जैसे कि एनाकार्डिएसी, बुर्सरेसी, डिप्टोकार्पिएसी, गट्टीफेरेसी, ये सारी फैमिलीज में हमारे रेजिन्स के जो रेजिन्स पाए जाते हैं इन सारी फैमिलीज में प्रेजेंट होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन द स्टेम्स ऑफ द ट्रीज एंड अकर इन अबंडेंस इन स्पेशल कैनाल्स और द डक्ट्स। ये हमारे स्टेम्स ऑफ द ट्रीज में अकर कर होते हैं और कभी कभी अबंडेंस में आकर होते हैं इन द स्पेशल कैनाल्स एंड डक्ट्स में। और जैसे अगर हम बात करते हैं तो किस कलर में, जैसे दे आर येलोइश, सॉलिड, इनसॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, टर्पीन एंड स्पिरिट में सॉल्युबल हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं रेजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पाया जाता है रेजिन में, रेजिन एसिड,
एसिड, वोलेटाइल ऑयल, गम एंड सिनेमिक बेंजोइक एसिड्स ये प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ आपका क्या होते हैं। सॉल्युबल काहे में होता है, बीइंग इनसॉल्युबल इन अल्कलीज फॉर्म द सोप्स भी बनाते हैं। केमिकली दे आर मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड अलोन और इन द कॉम्बिनेशन विद एसेंशियल ऑयल्स और द गम्स एंड इनसॉल्युबल इन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ये रेजन्स के बारे में आपका हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेजन्स के आप कैटेगराइज करके आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, तो हार्ड रेजन्स होते हैं, ओलियो रेजन होते हैं, गम रेजन्स होते हैं। तो हार्ड रेजन्स क्या होते हैं, दे हैव अ लिटिल अमाउंट ऑफ द एसेंशियल ऑयल्स, उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ एसेंशियल ऑयल होता है, हैंस दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, मोर और लेस ट्रांसपेरेंट होते हैं, ब्रिटल, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होते हैं, नॉन वोलेटाइल, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट रेडली बर्न ओवर द एयर विद द स्मोकी फ्लेम। जैसे इसमें कौन सा आता है, डामर्स, अंबर्स, कोपल, शेलैक एंड सैंड्रैक एंड लैकर। और ओलियो रेजिन्स क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, और रूम टेम्परेचर में लिक्विड होते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, टर्पेंटीन हो गया, बाल्सम्स हो गए, ये सारे ओलियो रेजिन्स में आ जाएंगे। गम रेजिन्स में क्या होगा, मिक्सचर ऑफ द ट्रू गम्स एंड द रेजिन्स एक्सट्रूडेड एज अ मिल्की सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो होता है वो बर्सरेसी फैमिली के होते हैं। गम रेजिन्स जो होते हैं वो बर्सरेसी फैमिलीज के हो जाएंगे। तो ये कुछ हमारे रेजिन्स हो गए। अगर बात के मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ड रेजिन्स की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से होते हैं, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ड रेजिन्स क्या क्या हैं, कोपर, डामर, आम्बर, लैकर, सैंड्रैक, मैस्टिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ड रेजिन्स हो गए। ओलियो रेजिन्स में क्या क्या आता है, आप देख सकते हैं, माइरोजाइलॉन बाल्सम, लिक्विड डामर है, और आपका ये हो गया कोपाइबा, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके ओलियो रेजिन्स हो गए। और गम रेजिन्स में आपका आ जाएगा आसाफोइडेटा वगैरह, और गालमेनम और फ्रैंकेंसिस, ये जो बोसवेलिया स्पीशीज़ के होते हैं, ये गम रेजिन्स में आ जाते हैं। तो ये सारे रेजिन्स हो गए आपके। आज जैसे गम की बात करें, अब गम क्या होता है, तो हम गम की बात करते हैं। तो गम किसे कहते हैं, द गम्स आर फॉर्म्ड इन द वेरियस काइंड्स ऑफ द प्लांट एंड दे आर फाउंड इन द मेनली फैनेरोगेमिक प्लांट्स एंड आर ऑफ वेरियस काइंड, बहुत काइंड के गम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रू गम्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल टिश्यूज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द सेल्यूलोज। मतलब कहाँ से, इंटरनल टिश्यूज से, हमारे प्लांट्स के इंटरनल टिश्यूज से हमें क्या मिलता है, गम मिलता है। द गम्स आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल होते हैं। रीडली स्वेल्स अप इट इन इट एंड फॉर्म्स ऑफ विस्कस मास बनाते हैं। एंड दे आर द कोलॉइडल इन नेचर, किस नेचर के होते हैं, कोलॉइडल नेचर के होते हैं। एंड दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ द शुगर एंड आर क्लोजली एलिड टू द पैक्टेंस। एंड कैसे रखते हैं, कुछ कुछ पैक्टेंस की तरह क्लोजली एलिड रहते हैं। द एक्सक्लूड नेचुरली फ्रॉम द स्टेम्स और रिस्पॉन्स टू द वाउंडिंग, मतलब अगर प्लांट में कोई वाउंडिंग हो गई है तो उससे मतलब निकल के आते हैं, या तो फिर स्टेम से डायरेक्टली निकल के आते हैं। तो ये गम का एक गम्स हो गया। गम्स आर कॉमनली फाउंड इन द प्लांट्स ऑफ द ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गम्स, उन प्लांट से पाए जाते हैं जो ड्राई रीजन्स में होते हैं प्लांट, वो हमारे गम्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट इंडियन गम्स क्या क्या हैं, जैसे हम सबको जानते हैं अकेशिया के गम्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं गम अरेबिक, या फिर ऑब्टेन फ्रॉम द सेवरल स्पीशीज़ ऑफ जीनस अकेशिया के स्पीशीज से हमको मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट गम यील्डिंग प्लांट्स हैं, जैसे कि अकेशिया का टेचू, अकेशिया मॉडेस्टा, अकेशिया निलोटिका, अकेशिया सेनेगल एंड एनोजेसस लैटिफोलिया, बहोनिया रेट्यूसा, कॉल्चोस्पर्मम रेजिलियोसम, लैनिया कोरोमैंडिलिका एंड टेरोकार्पस मार्सुपियम एंड स्टेरक्यूलिया अर्निस। तो ये हमारे कुछ मेजर गम्स के नाम हैं। जैसे माइनर गम्स ट्रीज जैसे कौन कौन से होते हैं, एल्बीजिया हो गया, और एल्बीजिया लेबेक हो गया, होडोरेस्टीनिया हो गया, प्रोसेरा हो गया, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, एसाड्रेस्टा इंडिका, बहोनिया परप्यूरिया, ये सारे जो आपके प्लांट्स हैं इनमें से हमको गम मिलता है। तो आप उसको डिटेल करके ऐसे भी लिख सकते हो अकेशिया निलोटिका के बारे में। जैसे 5 गम यील्डिंग प्लांट्स आ गए तो कैसे लिखना पड़ेगा, अकेशिया निलोटिका, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन गम अरेबिक ट्री, हिंदी में बबूल या फिर कीकर कहते हैं, फैमिलीज़ की हो गई मिमोसिएसी। इसके बाद तो ये कहाँ पे पाया जाता है, थ्रू आउट इंडिया पाया जाता है। इसकी कुछ बॉटनी आप लोग लिख दीजिए, जैसे प्लांट कैसा होता है, ट्री कैसा होता है, और इसमें कैसे फ्लावर्स होते हैं, कैसा फ्रूट होता है, तो ये आप उसको लिख सकते हो इसमें।
फिर बस आप इसको हिंदी में बबूल की गूंद बोला जाता है। द गम कंसिस्ट ऑफ द टीयर्स और ब्रोकन पीसेस ऑफ अ लाइट डस्की ब्राउन टिंट कलर का होता है। और फिर इसकी पूरी डिटेलिंग आप ऐसे करके लिख सकते हो। का यूजेस में आप उसको लिख सकते हो, ट्रू गम अकेशिया इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ म्यूसिलेज, इट इज़ यूज इन द डिमल्सेंट एज अ डिमल्सेंट एंड ऑल्सो इन द लॉन्जेजेस। एंड द गम अकेशिया बबूल की गूंद ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड टू रिसेंटली डिलीवर्ड वुमेन एज अ टॉनिक, उनको भी दी जाती है जिनकी अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई है, तो उनको भी हम लोग एज अ टॉनिक देते हैं। द गम इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ द म्यूसिलेज इन डायरी और डाइसेंट्री में भी यूज़ किया जाता है, डायबिटिक्स में यूज़ किया जाता है। और ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस हो गए। तो इसी तरह से आपको सारे गम्स के बारे में लिखना पड़ेगा कि कुछ उसकी बॉटनी लिख दीजिएगा, कुछ उसके यूजेस, इस तरह करके 5 आपके गम्स हो जाएंगे। जैसे ये हमारा नेक्स्ट है एजल मार्मेलोस के बारे में मैंने लिखा था। तो एजल मार्मेलोस के बारे में पूरा लिखा हुआ है, इसके क्या यूज़ हैं, कैसे क्या। एजाडिरस्टा इंडिका के में भी गम निकलता है और इट इज़ अ नेटिव ऑफ द म्यांमार का नेटिव होता है एजाडिरस्टा इंडिका, तो उसका भी पूरा ये लिखा है। नेक्स्ट मैंने लिखा था कैलोफिलम इनोफिलम के बारे में, तो इससे भी इसको हम हिंदी में कहते हैं सुल्तान चंपा। तो सुल्तान चंपा से भी हमारा गम यील्ड होता है। तो गम के बारे में उसकी क्या यूजेस हैं, ये कैसे होता है। द ट्री यील्ड अ ब्लैक रेजिनस गम, ब्लैक रेजिनस गम यील्ड करता है। तो ये सारे इसके किस रेमेडी में यूज़ किया जाता है, अल्सर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेलोनिक्स रीजिया, भी इसमें इंपॉर्टेंट गम यील्ड करता है। डेलोनिक्स रीजिया का गम जो होता है वो काहे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इट ऑन मॉइस्टनिंग दिस गम विद द वाटर अ क्लाउड ऑफ स्मॉल क्रिस्टल ऑफन सेपरेट विद द स्पायरो क्रिस्टल अरेंज इन अ बंडल ऑफ वेसिकुलर क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है इससे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका डेलोनिक्स रीजिया। एंड नेक्स्ट है आपका यूकलिप्टस ग्लोबुलस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमारा गम यील्ड होता है। तो गम यील्डिंग प्लांट्स कुछ मैंने आपको बताए। अब देखिए टैनिन्स के बारे में पूछा जाता है, टैनिन्स क्या होते हैं। तो टैनिन्स आर रेदर हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ अ वाइड स्प्रेड अकरेंस इन द प्लांट्स। टैनिन्स जो होते हैं वो हेट्रोजेनस कंपाउंड के बने होते हैं और वाइड अकरेंस के होते हैं, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि ये कैसे कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, चीफली ग्लाइकोसिडल इन नेचर विच हैव एन एसिड रिएक्शन एंड आर वेरी एस्ट्रिंजेंट, और बहुत एस्ट्रिंजेंट होते हैं। तो ये इसका पूरा डिटेल है टैनिन्स का, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज अ टैनिन एसिड विच इज अ कॉम्प्लेक्स ग्लूकोसाइड ऑफ द गैलिक एसिड, इट इज़ अ कलरलेस सॉलिड डिजॉल्व इन अ वाटर टू सोल्यूशंस एज स्ट्रिंजेंट इज। टैन्स आर वेरी ग्रेटली इन अमाउंट फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर, मतलब टैनिन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ में बहुत ज़्यादा वेरी करता है। एंड दे आर समटाइम प्रेजेंट इन द सेल सैप बट आर मोर फ्रीक्वेंटली अकर्स इन द सेल वॉल, ऑफन accumulating in very considerable amount of the dead tissues. Tannins are found in the leaves of many plants, in the xylem, phloem and peridium and stems and the roots of unripe fruits and in the test of the seed and in the pathogenic growth like galls. The woody tissues of many species contain the tannin. They are introduced, टर्म कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1796 में टैनिन शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया था टू डिस्क्राइब दो सब्सटेंसेस ऑफ वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट विच कुड टैन एनिमल हाइड्स, जो कि एनिमल हाइड्स को टैन कर सकते थे। उन वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए 1796 में ये शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अननेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड चीफली ग्लाइकोसिडल इन नेचर हैविंग एन एसिड रिएक्शन का नेचर होता है इनका, ग्लाइकोसिडल नेचर होता है। इन बायोकेमिकल टर्म टैनिन में भी डिफाइंड, क्या डेफिनेशन होती है टैनिन की, द डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, किसके डेरिवेटिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के, केपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद द प्रोटीन्स के संग कंबाइन करते हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स के डेरिवेटिव होते हैं। टैनिन्स आर कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी सब्सटेंस ऑफ द प्लांट, सेकेंडरी सब्सटेंस होते हैं प्लांट्स के, एज सच दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। और जैसे अब मैंने ये टेबल बनाकर इसको ऐसे लर्न करा था कि बाग से कौन से टैनिन्स ऑब्टेन होते हैं, वुड से, लीव से, फ्रूट से, और ये आपके फ्रूट एंड सैप से कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग उसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, बाग से जैसे कौन सा टैनिन कौन से आपका प्लांट आ रहा है उसका नाम क्या है, और उसका कॉमन नेम एंड उसका जो बॉटेनिकल नेम है वो आप इसको ऐसे करके लर्न कर सकते हो। जैसे बाग्स में मैंने लिखा सिल्वर वैटल, इसमें वुड से कच्च में होता है, लीव से गम खाटी हो गया, फ्रूट्स में आ गया अमेरिकन सुमच हो गया, और फ्रूट इंडियन सैप में आपका अखरोट आ गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले के इसको लर्न कर सकते हो।
अब जैसे डाइस की बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, 18 और 20 पे पूछा गया, इस साल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइस के बारे में। जैसे 2 और 4 डाइज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर्स विच विद द बॉटैनिकल नेम एंड उसकी यूजेस। तो डाइस क्या होते हैं, जो कलर, ऐसे कंपाउंड जो हमको कलर देते हैं उनको हम डाइस कहते हैं। और मैंने किसी भी सब्सटेंस पे हम कोई भी हमारा कलर इम्पार्ट करेगा, कोई भी सब्सटेंस, और उसको अप्लाई करते हैं हम किसी सब्सटेंस पे, उस फिनोमेना को हम कहते हैं डाइंग। ये लिखा हुआ है डाइंग किसे कहते हैं, डाई क्या होता है, तो ये पूरा इसके बारे में डिटेलिंग दी हुई है। अबाउट 2000 स्पीशीज ऑफ द प्लांट secrete the different pigments. About 150 dye yielding plants have been used commercially and only a few have been able to compete with the artificial dyes. तो artificial dyes से अच्छा तो natural dyes होती हैं जो हमारे plants से obtain होती हैं। जैसे हमारे dyes obtained from the rhizome से कौन सी होती है, रूबिया कॉर्डिफोलिया, इसकी राइजोम से हमको डाई मिलती है। इसकी फैमिली क्या है, रूबिएसी, हिंदी में इसको हम मंजीत कहते हैं। इसके बारे में डिटेलिंग कैसे करनी, वैसे आपको पहले उसका उसकी यूजेस भी लिखने पड़ेंगे कि क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ पे हम इसको करते हैं, फैब्रिक्स में कलर करते हैं या फिर और मतलब किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, कहाँ का है। तो ये पूरा आपको ऐसे कवर करके वहाँ आंसर पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें हमारा रूबिया कॉर्डिफोलिया के बारे में दिया हुआ है डिटेल में। जैसे सेकंड प्लांट है जो राइजोम से हमारे डाई यील्ड होता है, जैसे कुरकुमा लौंगा या फिर डोमेस्टिका यानी हल्दी, इससे भी हमारे डाई कलर आता है। और पिगमेंट जो है उसको हम कहते हैं कुरकुमिन कहलाता है। और किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, यहाँ पे इम्पार्ट द कलर विच टर्मरिक प्लेस इंपॉर्टेंट पार्ट इन ग्रीन शेड फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द इंडिगो। तो ये इसमें शेड्स भी बनते हैं, ग्रीन शेड बनता है इंडिगो के साथ हल्दी का, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो। डाई के बारे में हो गया जो राइजोम से ऑब्टेन होती हैं। अब जैसे डाइज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स में क्या आ जाएगा, सफ़ेद कीकर हो गया, अरूसा हो गया, और बरबडोस एलो हो गया, यानी कैलो बर्बाडेंसिस, इनमें से भी डाई मिलती है। तो ये लीव्स की डाई हो गई। इसमें डाइज में बहुत इंपॉर्टेंट नेम आता है आपका इंडिगो टिंक्टोरिया का। इंडिगो टिंक्टोरिया जो होता है नील होता है, इसकी फैमिली होती है पेपेलिनियेसी फैमिली का होता है। और इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट डाई है और इसको हम कहते हैं, इस कॉल्ड एज अ किंग्स ऑफ डाई स्टफ्स कहलाता है ये इंडिगो टिंक्टोरिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडिगो। और नेक्स्ट है हेना, इसको हम कहते हैं लॉसोनिया इनमेरिस। और हेना मतलब मेहंदी होती है, इसकी फैमिली होती है लिथरेसी। और इसके जो आप सभी जानते हैं कि मेहंदी का क्या काम है, डाई में यूज़ किया जाता है, रेड ऑरेंज कलर देती है और इसको अप्लाई करते हैं हाथ में भी और मैरिज सेरेमनी रिचुअल्स के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें आप इसमें पूरा अच्छे से कवर कर सकते हो आंसर को डाई वाले का। अब जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डाइज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर्स, कौन कौन से फ्लावर्स ऐसे जिससे डाई मिलती है। तो पहला है आपका निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस, इसको हिंदी में कहते हैं हरसिंगार या फिर परिजात का पेड़ होता है। तो इसको हम ट्री ऑफ सॉरो, नाइट फ्लावरिंग जास्मीन कहते हैं। और इस डाई से हमारा इससे हमें इसके फ्लावर से हमको डाई मिलती है। और कौन सा आइटम पार्ट है, ब्यूटीफुल बट फ्लिटिंग ऑरेंज और गोल्डन कलर हमको देता है। ठीक है, गोल्डन डाई इससे हमको मिलती है। सेकंड है ब्यूटिया मोनोस्पर्मस, को हम कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट क्या है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। थाक पलास या टेसू के फूल जो होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, तो उनसे भी हमें मिलता है क्या, डाई फ्लावर्स में। नेक्स्ट जो आपका फ्लावर से डाई मिलता है वो है सेड्रेला टूना, जिसको हम टून कहते हैं, बसंती कलर देता है, बसंती डाई होती है ये। और नेक्स्ट है टैजिटस एरेक्टा, जिसको हम कहते हैं मैरी गोल्ड का फ्लावर, इसकी फैमिली होती है एस्ट्रेसी। क्रोकस सटाइवस सैफरन, इसकी फैमिली होती है इरिडेसी। इससे भी हम इसके इन सब के फ्लावर से हमको कलर डाई से फ्लावर्स से हमको डाई मिलती है। और इसके जो यूजेस हैं वो भी इसके नीचे लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो और इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, किस किस में इसमें यूज़ किया जाता है, इसकी डाई कहाँ से ऑब्टेन होती है, सब चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट है कि कुछ डाइज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट्स एंड द फ्रूट रेंट्स, जैसे कि एम्बलिक माइरोबेलन हो गया, इससे भी हमें डाई में, जिसकी फैमिली क्या होती है यूफोरबिएसी। तो इससे भी हमें डाई ऑब्टेन होती है, इसको हम टैनिन और डाइंग में यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फ्रूट वाला हो गया, कहाँ से डाई मिलता है, एम्बलिक माइरोबेलन नाम है इसका। ठीक, और नेक्स्ट है जिसके फ्रूट से मिलती है वो है येलो माइरोबेलन हो गया, आपका बेल हो गया, एजल मार्मेलोस, प्यूनिका ग्रेनेटा मनार हो गया, इससे भी हमें डाई मिलती है। और यूजीनिया जैम्बोस जामुन, जामुन से भी हमको डाई मिलती है, इसके फ्रूट्स से या उसके रेंज से मिलती है। ठीक है, तो ये आपको ये सारे वर्ड्स मीन्स आपको लर्न रखने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे, इसके यूजेस भी लिखने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किस कलर का डाई होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आएगा।
अब जैसे फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में क्या है, जैसे मैलस सिल्वेस्ट्रिस, इसकी फैमिली होती है रोजेसी, और इसकी जो डिटेलिंग है वो इस तरह से आपको डिटेल करनी पड़ेगी। जैसे 4 फ्रूट्स आ गया कि 4 फ्रूट्स के बारे में लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए, कुछ भी ऐसे करके। तो आपको ऐसे डिटेलिंग करनी है उसकी, इतनी ज़्यादा नहीं करनी है। इसमें आप इतना ज़्यादा जब लर्न करोगे तब उसमें से कुछ पॉइंट्स वहाँ पे ऐड करके लिख पाओगे। तो इतना तो आपको लर्न होना ही चाहिए। जैसे मैलस सिल्वेस्ट्रिस के बारे में, कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, कब पहली बार आया इंडिया में, इसको कौन लेकर किसने इंट्रोड्यूस किया था, अलेक्जेंडर कॉट्स ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसने प्लांट किए थे 100 वेराइटीज़ इन द ऑर्चार्ड ऑफ द मशोरबा नियर द शिमला। ठीक है, शिमला के पास में वहाँ पर ऑर्चार्ड में आप इसने प्लांट किया था 100 वेराइटीज़ लेकर के। इसके फ्रूट को क्या कहते हैं, इसके फ्रूट को पोम कहते हैं, और ये इसके सेपल्स पेटल्स कैसे होते हैं, कैसे अरेंज रहता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको लर्न रखनी पड़ेंगी। बेस्ट वेराइटीज़ क्या होती हैं इसकी, जैसे रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, बाल्डविन, और ट्रॉपिकल ब्यूटी, बॉवरली हिल्स, लेडी शुडली, और यॉर्क इंपीरियल, ये सारी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। आपके मैलस सिल्वेस्ट्रिस यानी कि सेब होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके कुछ यूजेस, आप ऐसे लिख सकते हो इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें प्रिंसिपल एसिड जो पाया जाता है, जो कितने इसमें एसिड कंटेंट होता है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, ये हो गया। नेक्स्ट प्लांट आपका है मैंजीफेरा इंडिका, इसकी फैमिली अनाकार्डियेसी, सबको पता है इसको अमाम कहते हैं। और इसके भी कुछ यूजेस आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इसके यूजेस लिखोगे। ये इसके कुछ यूजेस दिए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सब पता है आम का अचार बनता है, चटनी बनती है, और भी कई चीज़ें, जैम, जेलीज़ वगैरह बनते हैं। तो ये हाँ, इसको लिख सकते हैं आप उसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट है म्यूसा सेपेंटियम, बनाना, फैमिली म्यूसेसी होती है इसकी। तो बनाना द ट्री ऑफ पैराडाइज कहलाता है, और ये आप बनाना प्लांट के बारे में उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है इसका अनानस कॉमोसस, अनानस मतलब पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल की फैमिली का होती है ब्रोमेलिएसी। इसके भी आप लोग इस तरह से डिटेलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हो। और इसके कुछ यूज़ दिए हुए हैं, जैसे कि काहे काहे में यूज़ किया जाता है, हम इसके बिस्किट्स में और केक वगैरह में डालते हैं बनाना, वो पाइनएप्पल, और जो कुछ केक पीसेस में पाए जाते हैं। और भी कई इसके यूजेस दिए हुए हैं। पाइनएप्पल लाइक शुगर केन एंड कसावा आर नोन फॉर देयर हाई फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी के लिए भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आता है विटिस स्पीशीज़, यानी कि जो ग्रेप्स की स्पीशीज़ होते हैं, वो सारे ग्रेप्स की स्पीशीज़ के बारे में आप लोग लिख सकते हो। इसके फ्रूट को क्या कहते हैं, बेरी कहते हैं, और ग्रेप वाइन होता है। इसके यूजेस क्या होते हैं। तो 5 फ्रूट्स हमारे हो गए कवर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो ग्रीन रेवोल्यूशन में पूछा जाता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपका 21 मार्क्स पे आता है, मेरे टाइम पे भी आया था, इस टाइम पे आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। इसके क्वेश्चन जो होते हैं वैसे बन सकते हैं, इसी टाइप में क्वेश्चन कोई ना कोई आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने एक कहानी की तरह याद किया था, और जो कि इसके एक्सपेक्ट्स हैं, मेथड क्या हैं, किस फीचर्स क्या हैं, वैसे ही करके मैंने इसको लर्न किया था ग्रीन रेवोल्यूशन को। और इसके 2 फेज़ थे, फर्स्ट फेज़ ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सेकंड फेज़ ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, 2 फेज़ थे आपके। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। वॉज अ पीरियड दैन बिगन इन 1960s ड्यूरिंग विच द एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कन्वर्टेड इनटू द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम बाय एडॉप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी such as the use of high yielding varieties, mechanized farm tool, irrigation facilities, pesticides and fertilizers। मतलब इस पीरियड में क्या हुआ था कि सारे इंडिया में जो आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बाद एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द टर्म यूज फॉर द रैपिड इंक्रीज इन द वीट एंड द राइस यील्ड इन द डेवलपिंग कंट्रीज ब्रॉट अबाउट बाय द इम्प्रूव वेराइटीज़ कम्बाइंड विद द एक्सपैंडेड यूज़ ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इनपुट्स। इस टर्म में ग्रीन रेवोल्यूशन को यूज़ किया गया था कि जो बहुत सारे हम केमिकल सप्लाई करने के बाद जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं राइस का, वीट का, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको नाम दे दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन, मीन्स हरित क्रांति। तो अब ये किसने फर्स्टली यूज़ किसने किया था, विलियम गॉड ने एंड नॉर्मन बर्लॉक ने। इन द लोगों को कहा जाता है फादर ऑफ is the father of the Green Revolution. In the year 1965, the government of India launched the Green Revolution with the help of genetics, known as the father of Indian Revolution, Sir M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, M.S. स्वामीनाथन के हेल्प से इंडिया पे लॉन्च किया ग्रीन रेवोल्यूशन को। फिर क्या हुआ, द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप लोग लिखें, इसके क्या एस्पेक्ट थे।
हाई यील्डिंग वेराइटीज़, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन, इसके बारे में आप लोग कम्प्लीटली लिखेंगे। एंड द मेथड्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस्ड ऑन द 3 बेसिक एलिमेंट दैट आर यूजिंग द सीड्स विद इम्प्रूव वेराइटीज़ एंड डबल क्रॉपिंग इन एग्जिस्टिंग फार्मलैंड एंड द कंटिन्यूइंग एक्सपेंशन ऑफ द फार्मिंग एरियाज। तो ये सारे फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फीचर्स उसके कुछ लिख देना, या गोल्स, या हम कहें कि डेवलपिंग जेनेटिकली इम्प्रूव वेराइटीज़ नेचुरली बाय प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और बाय आर्टिफिशियली थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। तो वो कैसे डेवलप किया गया ये पूरा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन से क्या हुआ। फिर इसके बाद आता है पेस्ट कंट्रोल एंड डिसीज़ कंट्रोल, फिर मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स एंड इरिगेशन, ये सारा आंसर आप इससे कवर कर सकते हो। एंड मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम आया, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई। तो ये पूरा उसका डिटेल दिया हुआ है जो मैंने खुद ही बनाया था। एंड नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, नेगेटिव, सोशल हुए, पॉजिटिव हुए। तो ये इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया आपका। और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस में कैसे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ ये सब पूरा दिया है इसमें। फिर ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज़ करना, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर, ओवर यूज़ ऑफ द आपका पेस्टिसाइड्स हो गए, एंड डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड नेट वाटर एंड पोल्यूशन। तो ये सारे इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाएगा। तो आप इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इसी से कवर करके अच्छे से बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इसको डिटेल का वीडियो मैं आप ग्रीन रेवोल्यूशन का बनाऊंगी नेक्स्ट सेमेस्टर्स के लिए, और आप लोग इसे देख सकते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम 28 को है। तो आप लोग इसे देख के ही आप एक बार इसको पढ़ लीजिए और गो थ्रू करिएगा। जहाँ पे डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, जैसे कि जंप इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी में हाई जंप हो गया, सब्सटैंशियल इन द एंड सब्सटैंशियल राइज इन द एरिया अंडर द कल्टिवेशन। एंड नेक्स्ट आ गया आपका शिफ्ट फ्रॉम द सस्टेनेबल फार्मिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग। एंड ये आता है सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, एंड इंक्रीज इन द रूरल डेवलपमेंट में इंक्रीज हुआ। तो ये इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सब आपको इसके आंसर पे कंप्लीटली लिखना पड़ेगा। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन के इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से सोशल और इकोलॉजिकल पूरा कंप्लीट करके आप अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो, पूरा आंसर उसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंड फेज़ ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आपका, वो आपका फर्स्ट फेज़ जो था 1960 to 70 एंड सेकेंड फेज़ है 70 to 80। तो ये पूरा आप इसमें आंसर में आप इसको अगर ऐड करना चाहें तो आप इसमें और लंबा करना चाहते हैं, अगर आंसर लॉन्ग आंसर में ही आएगा तो आप इसमें लिख सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन वाला, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन आप इसका कैसे बनाएंगे जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन का आंसर स्टार्ट करने जाएंगे, तो ऐसे बनाइएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ग्रीन मीन्स होता है क्रॉप, एंड रेवोल्यूशन मीन्स क्या है, स्पर्ट। द स्पर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्शन इट स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया इन 1967 एंड टू 68। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन का, फिर इसमें फेजेस दिखा सकते हो, फेज़ फर्स्ट में क्या हुआ था, फेज़ सेकंड में क्या हुआ था। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। अब जो मैंने बताया था एवेन्यू ट्रीज़ फॉर शेड एंड पोल्यूशन कंट्रोल एंड एस्थेटिक्स के बारे में बताया था, तो ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं। एवेन्यू ट्रीज़ क्या होते हैं, शेड एंड पोल्यूशन में आपको कौन कौन से ट्रीज़ यूज़ किए जाते हैं, तो वो आप लोग कैसे लिखोगे। शेड ट्रीज़ में क्या क्या आता है आपका, अजाडिरस्ता इंडिका, डलबर्जिया सिसो एंड अल्बिसिया लेबेक। तो इनके ये डिटेलिंग दी हुई है, आप इसे एक बार पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। ये है आपका डेलोनिक्स रीजिया हो, गैलियांथस एक्सेल्सा एंड फिकस रेजिलियोसा। तो ये शेड ट्रीज़ हो गए आपके पूरे कम्प्लीटली। पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीज़ की बात करें तो पहले आप उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे कि किस क्राइटेरिया में आप उसको इस एवेन्यू ट्री को पोल्यूशन कंट्रोल कह रहे हैं। जैसे नीरियम इंडिकम को पोल्यूशन कंट्रोल ट्री कहा जाता है क्योंकि उसकी लीव्स में बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है हैवी मेटल्स को एक्यूमुलेट करने की। फैमिलीज़ की क्या होती है, एपोसाइनेसी। जो भी आप प्लांट लिखें उसकी अगर आप फैमिली भी लिख रहे हो साथ में तो आपको वो मार्क्स दिलाता है। प्लांट लिखो, फैमिली लिखो, कुछ यूजेस लिख दो, उसका आंसर कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो पहले आता है नीरियम इंडिकम आपका। जैसे सेकंड की बात करें कैलेट्रोपिस प्रोसेरा हो गया। नेक्स्ट है निक्टैंथस हर्बोस्ट्रिस्टिस, इसकी फैमिली होती है ओलिएसी फैमिली का होता है, इसको हम ट्री ऑफ सॉरो भी कहते हैं। तो ये कैलेट्रोपिस प्रोसेरा हो गया, निक्टैंथस हर्बोस्ट्रिस्टिस।
जैट्रोफा गॉसिपिफोलिया, अज़ाड्रेस्टा इंडिका हो गया, एंड एलस्टोनिया स्कोलैरिस, सेजल मेरमेलोस। इस तरह से आप उसको डिटेलिंग पूरी तरह से बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने कैसे डिटेलिंग की है। इस टाइप से पूरी डिटेलिंग आपको करनी है आपने आंसर पे। ये हमारे कुछ हैं एस्थेटिक प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जो सुंदरता में यूज़ किए जाते हैं, जो सुंदरता बढ़ाते हैं, जो जगह में रख दिए जाते हैं। जैसे एडनेंथेरा पैवोनिनियस को हम कहते हैं रेड ब्लैक ट्री कहते हैं, या फिर इसको हम रेड सैंडलवुड कहते हैं। कोरल वुड ट्री कहलाता है, इससे नेकलेसेस बनते हैं। जो ये एडनेंथेरा का लिख सकते हो। एलियंथस एक्सेल्सा हो गया, कैलोफिलम इनोफिलम हो गया, ये भी हमारा एस्थेटिक प्लांट है। और जैसे कि सिट्रस दियोदरा हो गया, फैमिली पिनेसी फैमिली का होता है। और ये आपका है क्रिप्टोमेरिया जैपोनिका, ये भी हमारा आपका आता है किसमें, उसमें एस्थेटिक में आता है। और पॉली है, इसको कहते हैं पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, अशोक वाटिका में जो होता है, तो ये भी हमारा आता है एस्थेटिक प्लांट्स में ही। पुत्रनजीरा रॉक्स बर्गाई के बारे में लकी बीन ट्री कहलाता है, इसके बारे में भी लिख सकते हो, ये भी हमारा एस्थेटिक प्लांट ही होता है। एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है, और अगर आप इसको लिखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसकी फैमिली म्यूजेसी, रेवनेला मेडागास्करियंसिस, जिसको हम कहते हैं ट्रैवलर्स ट्री या फिर ट्रैवलर्स पैलन, और ईस्ट वेस्ट पाम और मेडागास्कर कहलाता है, फ्रॉम मेडागास्कर। इट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रैवलर पाम बिकॉज द शेड्स ऑफ द स्टेम होल्ड द रेन वाटर विच सपोजली कुड बी यूज्ड एज एन इमरजेंसी ड्रिंकिंग सप्लाई फॉर द नीडी ट्रैवलर्स। मीन्स नीडी ट्रैवलर्स जो वहाँ से जाते हैं उनकी स्टेम में जो होता है वो वाटर रहता है। मान लीजिए इमरजेंसी आ गई वाटर की, कहीं भी पानी नहीं मिल रहा, तो उसकी स्टेम में वाटर रहता है, तो उससे पानी मिल सकता है। तो रेवनेला मेडागास्करेंसिस ये भी आपका एस्थेटिक प्लांट है, आप इसका नाम भी इसमें लिख सकते हैं। एंड थूचा ऑक्सीडेंटलिस इसकी फैमिली है, क्यूप्रेसिस का भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ तक लगभग आपका आधा से ज़्यादा सिलेबस मैंने कवर करने की कोशिश करी है इसमें, इस वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। और बाकी की जो इन सिटू कंजर्वेशन एक्स सिटू कंजर्वेशन वाला जो पॉइंट है, उसका मेरा एक शॉर्ट पड़ा हुआ है, उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, तो उससे आप लोग देख सकते हैं। और लगभग मैंने 70 to 80% टॉपिक्स कवर कर दिया। आप इन सारे टॉपिक्स को जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में बताया है कि ये क्वेश्चंस आपका टॉपिक कवर कीजिए, तो वो टॉपिक्स आप इसको कवर कर लीजिएगा। और इसमें से जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे आप देख सकते हैं और कवर अपना आंसर अच्छे से कर सकते हैं। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, अच्छे से अपना पेपर दीजिए। और आप लोग सबसे पहले जब आप पेपर देने चाहें तो सबसे पहले आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। आपने लॉन्ग अच्छे से बनाइएगा, फिर शॉर्ट चाहे आप आधे पन्ने में लिखें चाहे एक पन्ने में लिखें, इससे कुछ नहीं होता। आपकी जो पूछा जा रहा है वही आप आंसर लिख रहे हैं, चाहे आपकी क्वांटिटी चाहे भले ही कम हो, अगर क्वालिटी अच्छी है, आपने अच्छे से उसका बॉटैनिकल नेम लिखा है, कॉमन नेम लिखा है, फैमिली लिखी है, उसके यूजेस लिखें, इतना ही है इस पेपर में। आपको सबकी फैमिली यूजेस बॉटैनिकल नेम ही आपको आने चाहिए। ये सब चीज़ आप लिख दोगे तो आपके मार्क्स 101% पूरे इसमें मिलेंगे, ठीक है। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये यूज़फुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।